हेलो ऑल एंड टुडे माई सेल्फ अर्चना राठी। आज हम शुरू करने वाले हैं 12th का एक टॉपिक एंड दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस इस चैप्टर में बेटा हम डील करने वाले हैं कि किस तरह से बायोकेमिकल्स और मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस प्रोसेस के लिए। अब किस प्रोसेस के लिए ये जान लेते हैं। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले जान लेते हैं इनहेरिटेंस शब्द का मतलब क्या होता है। इनहेरिटेंस शब्द का मतलब है कि ट्रेट्स और कैरेक्टर्स कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। जैसे हमारे माता पिता से हम में आए, हमसे आगे जाएंगे। तो इस पूरे फिनोमिनन को, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना। अब ट्रांसफर कराने के लिए, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम जानते हैं लगता है वेक्टर। भैया कौन लेके जाएगा उस इंफॉर्मेशन को, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सवाल यही तो है, दिस चैप्टर डील्स विद दिस क्वेश्चन कि वो कौन है जो इन कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर जा रहा है। वो कौन सा बायोमॉलिक्यूल है, वो कौन सा बायोकेमिकल है जो इस इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर जाता है। सवाल तो यही है। अब ये सवाल आया कब पिक्चर में, कब ये दौड़ शुरू हो गई कि जानना है भाई कौन है वो जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर जा रहा है। अब एज वी ऑल नो कि मेंडल का जो काम है उसकी रीडिस्कवरी कब हुई। मेंडल के काम की रीडिस्कवरी हुई इन द ईयर 1900। अब सन 1900 में जो ये रीडिस्कवरी हुई, इससे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस सामने आए। हम जानते हैं कि मेंडल ने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए हैं। जब लॉज ऑफ इनहेरिटेंस सामने आए तो फिर लोगों ने सोचना शुरू किया कि अच्छा, मेंडल ने बात करी है कि कुछ होता है जिनको हम फैक्टर्स कहते हैं, और वो फैक्टर्स जो हैं वो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने में हेल्प करते हैं। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस सामने आ गए तो अब लोगों ने सोचना शुरू किया, जो साइंटिस्ट कम्युनिटी थी उसने सोचना शुरू किया कि लॉज तो सामने आ गए, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, बट वो है कौन जो इस काम को कर रहा है। तो हो गई दौड़ शुरू। किस बात की दौड़ शुरू हो गई? जेनेटिक मटेरियल को ढूंढने की। जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? जेनेटिक मटेरियल ऐसा बायोकेमिकल है, ऐसा बायोमॉलिक्यूल है जो हमारी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर जा रहा है। वो जेनेटिक मटेरियल है। अब दौड़ हो गई चालू भाई, ढूंढना है कौन है जेनेटिक मटेरियल। तो कब चालू हुई ये दौड़? ये चालू हुई लगभग सन 1926 में। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है दैट द क्वेस्ट, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल स्टार्टेड इन द ईयर 1926। मतलब अच्छा खासा काम, हलचल हो गई साइंटिफिक कम्युनिटी में कि अब तो जानना है कि कौन है जेनेटिक मटेरियल। अब इस डायरेक्शन में, इस दौड़ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आए जिसमें से कुछ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो हम डिस्कस करेंगे बेटा जी, दैट इज द ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट केम इन द ईयर 1928। ये 1928 में आया। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हुआ ये जानते हैं। सबसे पहले तो उठा लेते हैं कि इनके एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने मटेरियल क्या लिया। ग्रिफिथ ने लिया एक बैक्टीरिया, एंड द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाए, या फिर आप इसको दूसरे शब्दों में निमोनोकोकस भी कह देते हो। तो सबसे पहले थोड़ा सा इस बैक्टीरिया के बारे में जान लेते हैं बेटा, फिर उसके बाद देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। ये जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया अपना, इसके दो स्ट्रेन होते हैं बेटा। मतलब मोटे तौर पर आप ये समझ सकते हो कि इसी एक बैक्टीरिया के दो रूप होते हैं, इसी एक बैक्टीरिया के दो टाइप्स होते हैं। एक है आर स्ट्रेन और दूसरा है एस स्ट्रेन।
तो इसी बैक्टीरिया की कितनी फॉर्म हो गई बेटा? 2, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। अब इन दोनों में फर्क क्या है ये जानते हैं। आर स्ट्रेन ऐसा स्ट्रेन है, आप बैक्टीरिया का बेटा जानते होंगे बेसिक सा स्ट्रक्चर, तो कि बैक्टीरिया के पास सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ सेल वॉल होती है, और सेल वॉल के चारों तरफ एक एडिशनल लेयर भी होती है जिसको हम कह देते हैं कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर, जो जरूरी नहीं है कि सारे बैक्टीरिया में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब इसी के बेसिस पे देखते हैं। इसी बैक्टीरिया का जो एस स्ट्रेन है, आप देख पा रहे हो, उसमें कैप्सूल होता है, और जिनके पास कैप्सूल होता है वो स्मूथ कॉलोनी बनाते हैं। लेकिन जो अपना आर स्ट्रेन है, इसके पास कैप्सूल नहीं है, तो वो कैसी कॉलोनी बनाता है? रफ कॉलोनी बनाता है। तो ये इसीलिए आर स्ट्रेन इसका नाम पड़ा, और इसका नाम पड़ा एस स्ट्रेन। नाउ ये जो अपना आर स्ट्रेन है, इसके पास कैप्सूल नहीं है, तो ये बीमारी भी नहीं कर सकता, मतलब ये विरुलेंट नहीं है, ये पैथोजेनिक नहीं है। लेकिन जो अपना एस स्ट्रेन है, एस स्ट्रेन के पास कैप्सूल होता है, तो वो बीमारी करता है, यानी कि वो विरुलेंट और पैथोजेनिक स्ट्रेन है। तो इस पोर्शन से क्या सवाल पूछ सकता है? वो ये सवाल पूछ सकता है सिंपल कि एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन कैसे डिफरेंट है। तो आप सिंपल ये कहोगे एस स्ट्रेन के पास कैप्सूल है, वो बीमारी कर सकता है, वो विरुलेंट है, पैथोजेनिक है और स्मूथ कॉलोनी बनाता है। आर स्ट्रेन के पास कैप्सूल नहीं है, वो बीमारी नहीं कर सकता और वो रफ कॉलोनी बनाता है। तो ये तो हो गई बैकग्राउंड की कहानी। अब मुद्दे की बात पर चलते हैं, माने के अब चलते हैं इनके एक्सपेरिमेंट पर। अब इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या कहता है, अब इनका एक्सपेरिमेंट जान लेते हैं बेटा। अब इन्होंने अपनी बात को बताने के लिए एक चुईया पकड़ ली। अब चुईया तो पकड़ सकते हैं, आदमी तो पकड़ नहीं सकते, तो एक्सपेरिमेंट्स तो चुईया के साथ ही होते हैं। तो बेचारी चुईया पकड़ ली एक। अब इस चुईया में एक एक करके बैक्टीरिया को इंजेक्ट करना शुरू किया। पहले केस में क्या किया? पहले केस में बेटा इस चूहिया के अंदर आर स्ट्रेन को, लिविंग आर स्ट्रेन, जिंदा आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को चूहिया में इंजेक्ट कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो बीमारी करता नहीं आर स्ट्रेन तो, और बीमारी करता नहीं तो इसका मतलब चूहिया मरेगी नहीं, और चूहिया नहीं मरी, ये रही चूहिया जिंदा है, मस्त हंस बोल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एस स्ट्रेन को जब इंजेक्ट किया चूहिया में, तो भैया लिविंग एस स्ट्रेन को जब इंजेक्ट किया चूहिया में, तो एस स्ट्रेन तो बीमारी करता है, और एस स्ट्रेन बीमारी करेगा तो चूहिया मर जाएगी। ये मर गई चूहिया, चूहिया हो गई भगवान को प्यारी। अब क्या किया नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में बेटा? हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया। हीट किल्ड मतलब कि इसको, इस बैक्टीरिया को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ट्रीट करके इसको कुछ करने लायक नहीं छोड़ा, इनएक्टिवेट कर दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, जब उसको कुछ करने लायक नहीं छोड़ा तो चूहिया नहीं मरनी चाहिए। तो हाँ, चूहिया नहीं मरी, चूहिया जिंदा है। तो आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया तो चूहिया जिंदा रही, रहनी भी चाहिए थी। एस स्ट्रेन इंजेक्ट किया तो चूहिया मर गई, मरनी भी चाहिए थी। और जब हीट किल करके एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तो चूहिया नहीं मरी, क्योंकि हमने हीट किल करके एस स्ट्रेन को कुछ करने लायक छोड़ा नहीं। फिर उन्होंने क्या किया? एक मिश्रण लिया, एक मिक्सचर लिया, जिसमें उन्होंने आर स्ट्रेन लिया जिंदा और मरा हुआ हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया। इन दोनों को मिक्स कर लिया, लिविंग आर स्ट्रेन और हीट किल्ड एस स्ट्रेन को मिक्स करके चूहिया में इंजेक्ट कर दिया। अब सोचने वाली बात है कि आर स्ट्रेन तो कुछ करता नहीं है और एस स्ट्रेन को हमने कुछ करने लायक छोड़ा नहीं है, तो भैया चूहिया तो मरनी नहीं चाहिए, क्योंकि आर स्ट्रेन कुछ कर नहीं सकता और एस स्ट्रेन को कुछ करने लायक छोड़ा नहीं हीट किल करके। तो चूहिया तो मस्त जो है खेलती कूदती रहनी चाहिए थी, बट चूहिया तो मर गई भाई। क्यों हुआ ऐसा? अब दिमाग चला कि चूहिया क्यों मर गई। अब यह सवाल ग्रिफिथ के दिमाग में भी आया, तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट का दिया बेटा कंक्लूजन।
अब उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया ये सुनो ध्यान से। उन्होंने कहा कि देयर इज सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उन्होंने ये कहा कि जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन और लिविंग R2 स्ट्रेन दोनों एक ही मीडियम में होंगे तो एस स्ट्रेन मीडियम में कुछ छोड़ देगा और R स्ट्रेन मीडियम से उसको उठा लेगा। मतलब आप ये कह सकते हो, आप ये बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ोगे बेटा, कि जो आपका कुछ स्ट्रेन्स ऐसे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नेचुरली कंपीटेंट होते हैं। कंपीटेंट माने कि वो फॉरेन मटेरियल को आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जो अपना R स्ट्रेन होता है वो नेचुरली कंपीटेंट स्ट्रेन है, माने वो नेचुरली फॉरेन सब्सटेंस को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता है। तो जब ये दोनों एक ही मीडियम में हैं तो एस स्ट्रेन ने मीडियम में कुछ छोड़ा और मीडियम से R2 स्ट्रेन ने वो उठा लिया और R2 स्ट्रेन ने मीडियम से उसको उठाकर R2 स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू S3 स्ट्रेन और इसीलिए चुईया मर गई। तो मतलब ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये है कि कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो कि R2 स्ट्रेन को भी बदलकर ट्रांसफॉर्म करके S स्ट्रेन बना देता है। अब ग्रिफिथ को कोई आइडिया नहीं था कि ये कुछ माने ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर क्या है। मतलब उन्हें ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है। उन्होंने तो बस कह भर दिया कि कुछ है और उस कुछ को उन्होंने नाम क्या दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो S3 से R2 में गया और R2 को बदल के क्या बना दिया, S3। चलो भाई, तो ये बात तो समझ में थोड़ी थोड़ी आने लग गई कि भैया हमें ये तो नहीं पता कि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है, बट ये है भाई कि जो चीज में ये क्षमता है, जिस चीज में ये कैपेसिटी है कि वो R2 को बदल के S3 बना दे, माने वो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। भाई जेनेटिक मटेरियल है क्या जो किसी ऑर्गेनिज्म की पूरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। तो अगर S3 से कुछ निकला और उस कुछ ने R2 को S3 बना दिया, मतलब वो कुछ वो है जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। और इंफॉर्मेशन तो कौन स्टोर करता है बेटा जी, जेनेटिक मटेरियल। तो माने अब नई दौड़ क्या शुरू हो गई कि अगर हमने ये जान लिया ना कि ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन है, तो हम ये जान लेंगे कि जेनेटिक मटेरियल कौन है। तो अब फिर नया सवाल क्या है कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है। अब ये एक्सपेरिमेंट कौन से साल में आया था बेटा, ये एक्सपेरिमेंट आया था अपना इन द ईयर 1928। अब तुम्हें जान के हैरानी होगी कि बहुत लंबे समय तक 1944 तक 1944 तक सब यही मानते रहे कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होता है। सोचो 1944 तक सब यही मानते रहे कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होता है। लेकिन फिर 1944 में कुछ बदला। क्या बदला वो देखते हैं। 1944 में आया बेटा एक और एक्सपेरिमेंट, एंड दैट इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ मैक्लियोड, मकार्टे एंड एवरी। कौन से साल में आया, 1944। अब इसने क्या चेंज किया, इसने क्या बदला वो देखते हैं। इनको दे वर वेरी इम्प्रेस्ड बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ। इन्हें ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा लगा। तो इन्होंने इन विट्रो कंडीशंस में, कैसी कंडीशंस में बेटा, इन्होंने इन विट्रो कंडीशंस में इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा दोहराया। इन विट्रो कंडीशन के मायने क्या हो गए बेटा कि इन्होंने चुईया नहीं पकड़ी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कहां किया, लैब में किया। अब क्या किया इन्होंने देखते हैं। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मैक्लियोड, मकार्टे और एवरी ने स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का एस स्ट्रेन पकड़ लिया। उसको क्या किया,
हीट किल किया और फिर उस हीट किल्ड एस स्ट्रेन से उन्होंने सारे बायोकेमिकल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया। मतलब उसके अंदर जितने बायोकेमिकल्स पाए जाते हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, उनको एंजाइम्स की मदद से एक्सट्रैक्ट कर लिया, एस स्ट्रेन में से निकाल लिया। तो आपको दिख रहा होगा बेटा, ये मिश्रण दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक मिक्सचर दिख रहा है ना। इस मिक्सचर में एस स्ट्रेन के बायोकेमिकल्स हैं सारे, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। पर उन्होंने किया क्या बेटा कि इस मिश्रण से, इस मिक्सचर से उन्होंने लिपिड और शुगर को बाहर निकाल दिया। लिपिड और शुगर्स को बाहर निकाल दिया। तो यानी कि ये जो मिक्सचर है, इसमें क्या बचा? इसमें डीएनए बचा, प्रोटीन बचा और आपका आरएनए बचा। अब इस मिक्सचर की मदद से उन्होंने कुछ साबित करने की कोशिश करी। वो क्या था देखते हैं। इन्होंने क्या किया बेटा, ये टेस्ट ट्यूब ली, ये आपको यहां पे एक टेस्ट ट्यूब दिखाई दे रही है। इस टेस्ट ट्यूब में उन्होंने डाल दिया बेटा ये मिक्सचर, ठीक है, ये मिक्सचर डाल दिया, जिसमें क्या क्या था बेटा, इसमें आपका डीएनए, आरएनए, प्रोटीन है, किसके? एस स्ट्रेन के। और इस टेस्ट ट्यूब में और किसको रखा बेटा? इसमें आपको बैक्टीरिया दिख रहा है, इस टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया पड़ा हुआ है। और वो कौन सा बैक्टीरिया पड़ा हुआ है? R2 बैक्टीरिया, R स्ट्रेन। तो इस टेस्ट ट्यूब में R स्ट्रेन पड़ा हुआ है, R स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया। और इसमें हमने मिला क्या दिया? इसमें हमने मिला दिया बेटा S स्ट्रेन का डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। और साथ में हमने इस टेस्ट ट्यूब में क्या ऐड किया? एंजाइम बेटा। कौन सा एंजाइम? द एंजाइम प्रोटीनेज। प्रोटीनेज, प्रोटीनेज एंजाइम क्या करता है बेटा, या प्रोटीएज भी कह देते हैं इसको। ये क्या करता है? प्रोटीन को खत्म कर देता है। तो जब हमने इस टेस्ट ट्यूब में R2 स्ट्रेन डाला और हीट किल्ड S3 स्ट्रेन का डीएनए, आरएनए, प्रोटीन का मिक्सचर डाला और साथ में कौन सा एंजाइम डाल दिया? प्रोटीएज। तो प्रोटीएज तो भैया प्रोटीन को खत्म कर देगा, है ना, प्रोटीन को खत्म कर दिया उसने। और हमने देखा कि प्रोटीन खत्म होने के बाद भी इस टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था बेटा। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था माने कि R स्ट्रेन जो है वो S स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहा था। तो क्या समझ में आया कि जब हमने ऐसी टेस्ट ट्यूब ली जिसमें R2 स्ट्रेन है, S3 स्ट्रेन के बायोकेमिकल्स हैं, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, और जब हमने उसमें प्रोटीनेज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम मिला दिया तो प्रोटीन उसमें खत्म हो गया होगा। लेकिन प्रोटीन के खत्म होने के बावजूद कुछ R2 बैक्टीरिया किसमें बदल रहे थे? S में। यानी कि इस टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफॉर्मेशन चालू है। अगर R S में बदल रहा है तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन चालू है। और अगर ट्रांसफॉर्मेशन चालू है तो भैया इसका क्या सबूत आपके सामने आया कि प्रोटीन नहीं है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्योंकि प्रोटीन को तो हमने खत्म कर दिया प्रोटीएज एंजाइम डाल के। फिर हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब पकड़ी बेटा, दूसरी टेस्ट ट्यूब पकड़ी। इस दूसरी टेस्ट ट्यूब में फिर से हमने R बैक्टीरिया डाला, R स्ट्रेन वाला, और साथ में पूरा मिक्सचर डाल दिया डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का। और फिर हमने अब इसमें नया एंजाइम ऐड करा, और उस एंजाइम का नाम क्या था बेटा? उस एंजाइम का नाम है आरएनएज। आरएनएज क्या करेगा? आरएनएज आरएनए को खत्म करेगा। तो जब हमने इस टेस्ट ट्यूब में आरएनएज डाला तो भी पाया कि ट्रांसफॉर्मेशन तो चालू है भैया, मतलब अभी भी जो आपका R स्ट्रेन है वो S में बदल रहा है। तो क्या समझ में आया कि आरएनए भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है। आरएनए की एब्सेंस में, आरएनए की बेमौजूदगी में भी ये काम हो रहा है। फिर हमने बेटा तीसरी टेस्ट ट्यूब ली, इसमें फिर से वही अपना R स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया और अपना जो है मिक्सचर। फिर इसमें हमने एंजाइम डाल दिया बेटा डीएनएज। डीएनएज, और डीएनएज एंजाइम क्या करेगा? डीएनए को खत्म करेगा। अब यहां पे कुछ ऐसा हुआ, जो क्या हुआ कि इस टेस्ट ट्यूब में जैसे ही हमने डीएनएज डाला, R बैक्टीरिया, R स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया S स्ट्रेन में बदलना बंद हो गया, नहीं बदल रहा था वो, माने कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा।
अब बात समझ में आ गई हमारे कि डीएनएज डालने पर, प्रोटीएज और आरएनएज डालने पे तो ट्रांसफॉर्मेशन रुका नहीं, तब तो चालू था, आरएस में बदल रहा था। लेकिन जब हमने उसमें डीएनएज एंजाइम डाला जो डीएनए को खत्म करता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा। मतलब साफ साफ बात समझ में आ रही है कि जिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की बात ग्रिफिथ ने करी थी वो और कोई नहीं, वो डीएनए है। और इस बात को और ज्यादा श्योर होने के लिए उन्होंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में एक्सक्लूसिवली डीएनए ऐड किया। किसका डीएनए, हीट किल्ड F3 स्ट्रेन का डीएनए ऐड करा और इसमें R2 बैक्टीरिया रख दिए और देखा कि कुछ समय बाद ये जो अपने R2 बैक्टीरिया थे बेटा, ये किस में बदलने लग गए, S3 में। ये R2 बैक्टीरिया किस में चेंज हो गया बेटा, S3 में। तो आ गया सबूत। तो आप ये कह सकते हो मैक्लियोड, मकार्टे और एवरी, ये तीनों पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिशाई बदल दी, सोचने का तरीका बदल दिया। 1944 तक, 1944 तक यही सोचते रहते थे सब कि प्रोटीन है जेनेटिक मटेरियल, पर अब इनके एक्सपेरिमेंट ने ये दिशा चेंज करी कि नहीं भैया, अलग सोचो, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। अब भैया इतने सालों से कोई किसी बात को मान के बैठा हो तो फिर तुम एकदम से तो उसकी सोच को बदल नहीं सकते। तो इन्होंने एक नई सोच दे दी सबको कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, बट फिर भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे साइंटिफिक कम्युनिटी ने इनकी बात को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि इतने सालों से प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल मान के बैठे थे सब। पर इन्होंने चेंज तो किया डायरेक्शन को। अब ये बात आ गई समझ में किसके, ये बात समझ में आ गई बेटा हर्शे और चेज के। हर्शे और चेज ने इस बात को पकड़ लिया कि हाँ भैया लग तो सही रही है बात। तो फिर इन्होंने, हर्शे और चेज ने इस बात को प्रूव करा कि भैया जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। तो कौन से ईयर में आया बेटा इनका एक्सपेरिमेंट, हर्शे और चेज का? हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट आया बाबू इन द ईयर 1952। 1952 मतलब 1944 में मैक्लियोड, मकार्टे और एवरी के एक्सपेरिमेंट के साथ इस बात को एक नई दिशा मिल गई कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। लेकिन इसको प्रूव किसने किया, हर्शे और चेज ने। तो हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट के बाद बहस खत्म हो गई, बहस खत्म हो गई और इस बात पे ठप्पा लग गया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। एनसीईआरटी क्या कहती है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, दैट द एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेज प्रोवाइड्स अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अब ये अनइक्विवोकल प्रूफ का मतलब क्या है बाबू? अनइक्विवोकल प्रूफ है जिसको आप जुटला नहीं सकते। अब ये बात तय है, अब बहस खत्म है, डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले इस बात को सजेशन देने वाले कि डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल वो मैक्लियोड, मकार्टे और एवरी थे। लेकिन अनइक्विवोकल, ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि विच एक्सपेरिमेंट प्रोवाइडेड द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, तो तुम्हारा जवाब होगा हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तभी इस बात पे ठप्पा लगा, सब ने मान लिया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। ईयर भी ध्यान रखना बेटा क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है 1952। चलो अब थोड़ा सा जान लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या लिया बेटा? इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इनका जो सामग्री थी, क्या सामग्री ली इन्होंने एक बैक्टीरिया ले लिया और उस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। और इन्होंने लिया बेटा बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या होता है? बैक्टीरियोफाज एक वायरस होता है। वायरस, ऐसा वायरस जिसकी ये टेंडेंसी होती है कि वो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है। तो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया की बैंड बजाता है वो बैक्टीरियोफाज है। अब आपने बहुत सारे बैक्टीरियोफाजेस के नाम सुने होंगे, लैम्डाफाज, T2 फाज, T4 फाज, बहुत सारे। तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर जान लेते हैं बेटा।
बेसिक सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं बैक्टीरियोफाज का, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो चलो जान लेते हैं। ये आपको बेटा सामने बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब ये जो वायरस होता है अपना, इसके पास स्ट्रक्चर के नाम पे है ही क्या बाबू? इसके पास दो चीजें हैं मात्र, एक तो है प्रोटीन कोट और दूसरा है जेनेटिक मटेरियल। दो चीजें होती हैं वायरस के पास। अब जो अपना ये बैक्टीरियोफाज है, इस बैक्टीरियोफाज का जो जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा, इस वाले बैक्टीरियोफाज का जो जेनेटिक मटेरियल है वो है बाबू डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये वायरस का हेड है, इसको हेड कहते हैं। ये इसकी टेल है, ये इसके फाइबर्स हैं। फाइबर्स की मदद से क्या करता है बैक्टीरियोफाज? अपने बैक्टीरियल सेल में, मतलब होस्ट सेल में खुद को पेनिट्रेट करने में हेल्प हो जाती है उसको, इन फाइबर्स की मदद से। अब यहां देखो बेटा, इस डायग्राम में तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो आपको ब्लैक कलर से, बोल्ड ब्लैक कलर से जो कुछ दिखाई दे रहा है वो इसका प्रोटीन है, और जो आपको नीले रंग से दिखाई दे रहा है वो इसका डीएनए है। और डीएनए कैसा बेटा? इसका डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए, ऐसा डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए होता है। ठीक है बाबूजी? तो दो चीज हो गई इसके पास। अब हमें इस एक्सपेरिमेंट में इसकी जरूरत क्यों है, अब ये समझो बाबू। अब तुम देख पा रहे हो 95% पार्ट तो किसी वायरस के पास प्रोटीन है, और जो 5% हिस्सा है इसका वो डीएनए है, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है। अब इन्होंने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बाबू, दो तरह के वायरस लैब में बनाए। इन्होंने मीडियम में ग्रो करा के लैब के अंदर दो तरह के मीडियम तैयार करे बेटा। एक में था रेडियो एक्टिव फॉस्फेट और एक मीडियम में था रेडियो एक्टिव सल्फेट। इसको ऐसे समझो बाबू कि इन्होंने, आप ये तो जानते हो कि जो अपना फॉस्फोरस होता है और सल्फर होता है, उनके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो जो अपना फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है बेटा P32, P32, और जो अपना सल्फर है उसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है S35, S35। अब इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट के साथ आगे बढ़ने के लिए एक मीडियम लिया और उस मीडियम में उन्होंने रखा फॉस्फेट। लेकिन कौन सा फॉस्फेट बाबू? कौन सा फॉस्फेट? P32 वाला। मतलब ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल फॉस्फेट नहीं है। P32 तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। और फिर उन्होंने दूसरा मीडियम लिया और दूसरे मीडियम में उन्होंने सल्फेट रखा। लेकिन कैसा सल्फेट बाबू? नॉर्मल सल्फर नहीं था इसमें। कैसा सल्फर है ये है S35। तो एक में फॉस्फेट लिया P32 वाला और एक में सल्फेट लिया S35 वाला, और इन दोनों मीडियम में बैक्टीरियोफाज को ग्रो कराया। बैक्टीरियोफाज को ग्रो कराया। और बैक्टीरियोफाज को ग्रो कराने के बाद क्या किया बेटा उन्होंने? यहां से इस मीडियम में ग्रो कराने के बाद, अब एक चीज यहां पे पहले समझ लेते हैं बाबू कि ये तो हमें पता है, नहीं पता तो जान लो कि डीएनए में फॉस्फोरस होता है। डीएनए में फॉस्फोरस होता है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट, और प्रोटीन में सल्फर होता है। हमें इसी बात का फायदा उठाना है कि प्रोटीन में सल्फर होता है और डीएनए में फॉस्फोरस होता है। तो इन्होंने क्या किया, जब इस वाले मीडियम में जिसमें कौन था? रेडियो एक्टिव फॉस्फेट था। इस वाले मीडियम में जब वायरस को ग्रो कराया तो उसके डीएनए में जितना भी फॉस्फोरस था
वो उसमें कौन सा फॉस्फोरस इनकलकेट हो गया, कौन सा फॉस्फोरस जाके उसमें चला गया, P32 वाला। यानी कि आप ये कह सकते हो कि यहां से जो अब हमें वायरस मिलेगा इस वाले मीडियम से, वो वायरस रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होगा। क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड। माने कि आपने जानबूझकर ऐसा वायरस बनाया जिसके डीएनए में जो फॉस्फोरस है वो नॉर्मल वाला फॉस्फोरस नहीं है, बल्कि रेडियो एक्टिव वाला फॉस्फोरस है, P32। और ऐसा हम कोई टाइम पास के लिए नहीं करते, ऐसा हम इसलिए करते हैं बेटा कि जब हम किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पे एक्सरे को एक्सपोज करते हैं तो वो फ्लोरोसेंस दिखाता है। फ्लोरोसेंस दिखाता है मतलब चमकता है, मतलब वो चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि मैं यहां हूं। मतलब कि अगर आपको किसी की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना है तो आप रेडियो एक्टिवली लेबल कर दो। भैया जहां जहां वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड पदार्थ होगा वहां वहां चमक होगी, और जहां जहां चमक होगी फ्लोरोसेंस होगी, आप समझ जाओगे कि भैया ये तो यहां है ना। और जहां चमक नहीं होगी मतलब वो पदार्थ वहां पे नहीं है। तो इसलिए करते हैं हम किसी भी एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिवली लेबल किसी चीज को। और बेटा इस वाले में से जो ये वाला सल्फेट वाला मीडियम है, इसमें से जो निकलेंगे वायरस, उनका प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटीन में क्या है बाबू, प्रोटीन में सल्फर है। तो उनके प्रोटीन कोट में जितनी भी सल्फर है बैक्टीरियोफाज के, उसमें कौन सा सल्फर जाके घुस जाएगा, S35 वाला। यानी कि हमने कितने तरह के वायरस बना लिए बाबू लैब में ग्रो करा के, हमने बना लिए 2 तरह के वायरस। अब हमारे पास 2 तरह के वायरस हैं। ये जो ग्रीन कलर है बेटा, ये जो कलर है इसको हम ले लेते हैं फॉर द रेडियो एक्टिवली लेबल्ड सब्सटेंस। तो एक तो बेटा ऐसा वायरस है जिसका प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है, ठीक है बाबू। और एक ऐसा वायरस हमने बना लिया जिसका बाबूजी डीएनए रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है, ठीक है। तो इसका प्रोटीन कोड, इसके प्रोटीन कोड में क्या है बेटा, S35। और इसके डीएनए में क्या है, इसके डीएनए में है P32। यानी कि कितने तरह के वायरस बना लिए बेटा, 2 तरह के। एक ऐसा जिसका प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है S35 के साथ, और एक वायरस ऐसा जिसका डीएनए रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है P32 के साथ। और क्यों करते हैं रेडियो एक्टिवली लेबल हम किसी चीज को, टाइम पास के लिए नहीं, ताकि वो चमके, और जहां जहां चमक होगी वहां वहां उसकी प्रेजेंस डिटेक्ट हो जाएगी। तो अभी तक हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्या डिस्कस करा बाबू, कि इन्होंने बैक्टीरियोफाज लिया, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, जिसमें हमने उसका स्ट्रक्चर देखा, और हमने देखा कि उन्होंने इन विट्रो कंडीशंस में, लैब कंडीशंस में 2 तरह के वायरस बना लिए। एक जिसका प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है विद S35, और दूसरा जिसका डीएनए रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है विद P32। आई होप यहां तक की सारी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं बाबू आगे। तो ये तो काम हो गया। अब नेक्स्ट जो चीज होगी दैट वुड बी द इन्फेक्शन ऑफ ई कोलाई। मतलब हमें अब इस वायरस से ई कोलाई को इन्फेक्ट करवाना है। तो चलते हैं इन्फेक्ट करवाते हैं। अब अगले जो स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे बाबू, ये ई कोलाई का सेल है, ये ई कोलाई का सेल है, और ये उसका डीएनए है। और हम जानते हैं कि ई कोलाई का डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। तो ये ई कोलाई का सेल हो गया। अब इसको इन्फेक्ट कौन करेगा बाबू, इसको हम इन्फेक्ट करवा रहे हैं विद बैक्टीरियोफाज। तो चलो बैक्टीरियोफाज से इन्फेक्ट करवा देते हैं। ऐसे करेगा वो इन्फेक्शन, अपने टेल फाइबर की मदद से वो ई कोलाई के सेल को भेदेगा और इन्फेक्शन कॉज करेगा। अब ऐसे समझो बाबू, इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले
ये देखते हैं कि इसके पीछे की सोच क्या थी। हम ये जानते हैं कि वायरस जो है वो क्या करेगा, बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा। और हम जानते हैं कि वायरस का काम करने का तरीका क्या होता है। वायरस बैक्टीरियल सेल के अंदर जाएगा, उसकी पूरी मशीनरी को हाईजैक कर लेगा, अपना घर बना लेगा उसको, और उसमें अपने नंबर को जाने कितना बढ़ा लेगा। मतलब होस्ट सेल के अंदर नए नए खूब सारे वायरस बनेंगे, वो अपनी पूरी असेंबली बना लेता है, फिर उस बैक्टीरियल सेल को फाड़ता है, रप्चर करवाता है और उसमें से बाहर निकल आता है। तो समझ जाओ कि वायरस को अंदर जाके अपने जैसे बहुत सारे बनाने हैं, और अगर उसको ये काम होस्ट सेल में करना है कि उसको अपने जैसे बहुत सारे बनाने हैं, तो वो किस चीज को होस्ट सेल में इंजेक्ट करना चाहेगा? ऑब्वियसली अपने जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल के पास ही तो वो सारी इंफॉर्मेशन है जो किसी ऑर्गेनिज्म को बना सकती है। हमारी सारी इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में स्टोर है। तो अगर वायरस को बैक्टीरिया के अंदर घुस के अपने जैसे खूब सारे बनाने हैं, तो वो बैक्टीरिया में किसको लेके जाएगा? अपने किस चीज को लेकर जाएगा? अपने जेनेटिक मटेरियल को, क्योंकि उसी के ऊपर तो सारी इंफॉर्मेशन है उसको बनाने की। तो एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले ही एक बात तो तय है कि जो कुछ भी वायरस का जो भी हिस्सा बैक्टीरिया के अंदर जाएगा वो जेनेटिक मटेरियल होगा। वायरस का जो हिस्सा बैक्टीरिया के अंदर जाएगा वो जेनेटिक मटेरियल होगा। क्यों होगा? क्योंकि होना चाहिए। वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को ही तो भेजेगा बैक्टीरिया में ताकि अपने जैसे खूब सारे बना सके। तो एक्सपेरिमेंट की शुरुआत इसी सोच के साथ करते हैं कि वायरस जो कुछ भी इंजेक्ट करेगा बाबू, वो उसका जेनेटिक मटेरियल होगा, बैक्टीरिया के अंदर पाया जाएगा जो। अब इस सोच के साथ चालू करते हैं एक्सपेरिमेंट। अब ये नहीं पता हमें अभी, आज की तारीख में तो हम एक्सपेरिमेंट जानते हैं कि क्या था। हम जानते हैं कि भैया वायरस ने अपना डीएनए भेजा है इकोलाई के सेल में, आज तो हम जानते हैं। बट उस टाइम जब एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा तब थोड़ी ना पता होगा। बस एक बात पता थी कि जो कुछ भी जाएगा इकोलाई में वो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होगा। तो देखते हैं चलो अब एक्सपेरिमेंट। ये है एक्सपेरिमेंट हर्शे और चेज का, सेम डायग्राम एज गिवन इन द एनसीईआरटी। इस एक्सपेरिमेंट को हम वियरिंग ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को बेटा 3 स्टेप में किया जाता है। पहला स्टेप होता है इन्फेक्शन, दूसरा स्टेप होता है आपका ब्लेंडिंग, और तीसरा स्टेप होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को 3 भागों में बांट के देख लेते हैं, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। इन्फेक्शन के दौरान क्या करेंगे बाबू? इन्फेक्शन के दौरान हम इन विट्रो कंडीशन में ई कोलाई के ऊपर वायरस को छोड़ देंगे। तो वायरस क्या करेगा? वायरस अपनी टेल फाइबर की मदद से उसमें धस जाएगा, बैक्टीरिया को पेनिट्रेट करेगा, और जो कुछ भी उसे बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट करना है वो इंजेक्ट कर देगा। मतलब अपना जो भी हिस्सा उसे बैक्टीरिया के अंदर छोड़ना है वो छोड़ देगा। ठीक, तो ये तो पहला स्टेप हो गया जिसे हमने कहा इन्फेक्शन, कि जिसके दौरान वायरस ने बैक्टीरिया सेल को पेनिट्रेट करा और पेनिट्रेट करने के बाद अपना कुछ हिस्सा उसके अंदर छोड़ दिया। फिर दूसरा स्टेप होता है बेटा ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में हम क्या करते हैं कि हम जो ये अपना हमारा जिसमें हम अपना काम कर रहे हैं सॉल्यूशन, इसको हम शेकर्स पे रखते हैं और जोर से शेक कर देते हैं। शेक करने की वजह से क्या होता है कि वायरस ने कुछ हिस्सा तो अपना बैक्टीरिया के अंदर छोड़ दिया और कुछ हिस्सा वायरस का बैक्टीरिया के अंदर नहीं गया, और जो हिस्सा वायरस का बैक्टीरिया के अंदर नहीं गया वो उससे चिपका हुआ है अभी भी, और हम नहीं चाहते कि वो चिपका रहे बैक्टीरियल सेल से, तो हम उसे जोर से शेक कर देते हैं। अब शेक करने की वजह से क्या होता है बाबू कि जो हिस्सा वायरस का बैक्टीरिया के अंदर नहीं गया वो उससे अलग हो जाता है और पानी में तैरता रहता है। ऐसे पानी में क्या, सॉल्यूशन में तैरता रहता है। तो माने कि शेक करने के बाद ये तो अपना ई कोलाई हो गया, ये तो बैक्टीरिया हो गया,
बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया के अंदर वायरस का वो हिस्सा है जो वायरस ने उसके अंदर इंजेक्ट करा है, और ये हो गया वायरस का वो हिस्सा जो गया ही नहीं बैक्टीरिया के अंदर, ये इससे अलग कर दिया हमने, क्या करके? ब्लेंडिंग करके। अब लास्ट वाला स्टेप क्या होता है बेटा? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के मायने होते हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं बेटा, जिनको ऐसी ट्यूब्स होती हैं इस तरह की, ऐसी छोटी छोटी सी ट्यूब्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं बेटा एपेंडोर्फ ट्यूब्स। तो हम क्या करते हैं, माइक्रो पाइपेट से उस पूरे के पूरे सॉल्यूशन को उठा के इन एपेंडोर्फ ट्यूब में भर देते हैं। इस ट्यूब में भर दिया, फिर एक मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन, उसमें रख देते हैं इसको, इस ट्यूब को उसमें रख देते हैं। अब इसमें क्या क्या है बाबू? इस ट्यूब के अंदर वायरस का वो हिस्सा जो तैर रहा था, जो इकोलाई में नहीं गया, और इकोलाई जिसके अंदर अपने हिस्से तो हैं ही, साथ में साथ वायरस का भी कुछ हिस्सा है, इसको हम तेजी से मशीन में घुमा देते हैं। तो तेजी से मशीन में घुमाने के बाद रिजल्ट क्या होता है बेटा? रिजल्ट देखो, जब हम तेजी से मशीन में घुमाते हैं, सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं, तो ये रिजल्ट आता है बाबू। कलर चेंज कर लेते हैं, ये रिजल्ट आता है बाबू। नीचे तो बन जाता है प्रेसिपिटेट, नीचे तो बन जाता है बाबू प्रेसिपिटेट, और ऊपर हल्का हल्का जिस सॉल्यूशन में हमने काम कर रहे थे वो सॉल्यूशन तैरता रहता है, और इसको बोलते हैं हम बेटा सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट, ठीक है बाबू। तो ऊपर वाला जो पानी 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 सा तैर रहा है या सॉल्यूशन सा जो तैर रहा है वो तो सुपरनेटेंट हो गया बेटा, और नीचे जो बैठ गया वो प्रेसिपिटेट है। ठीक, तो पहले इन्फेक्शन करवाया, फिर शेक करके ब्लेंडिंग करवाई, फिर उसको सोल्यूशन को डाल के उसमें एपेंडोर्फ ट्यूब में उसको घुमा दिया, तो कुछ हिस्सा नीचे बैठ गया और कुछ ऊपर ऊपर ऐसे तैरता रहा। तैरने वाले को सुपरनेटेंट कह दिया, बैठे वाले को प्रेसिपिटेट कह दिया। अब बाबू ये जो प्रेसिपिटेट है, अब भैया बैठती कौन सी चीज है बेटा? बैठती वो चीज है जो भारी होती है। अब भारी क्या है इसमें? इकोलाई का सेल। तो इकोलाई का सेल, इकोलाई का सेल प्लस उसमें वो हिस्सा वायरस का जो उसके अंदर भेजा गया है वायरस द्वारा, वो तो बना लेंगे प्रेसिपिटेट बाबू। और वायरस का वो हिस्सा जो नहीं गया बैक्टीरिया में, वो कहां तैरता मिलेगा? सुपरनेटेंट में। इस बात को ध्यान से समझ लो, क्योंकि ये अगर समझ में आएगा तो एक कंक्लूजन समझ में आएगा फिर एक्सपेरिमेंट का। प्रेसिपिटेट में कौन होगा बाबू? प्रेसिपिटेट में इकोलाई का सेल होगा प्लस वायरस का वो हिस्सा जो उसमें गया है वो। तो प्रेसिपिटेट में तो वो होगा, और सुपरनेटेंट में कौन तैर रहा होगा? वायरस का वो हिस्सा जो गया ही नहीं बैक्टीरिया में। तो ये तो हमने समझ लिया बेटा एक्सपेरिमेंट के सारे स्टेप: इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। आप समझते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया था, क्या किया, ये देख लेते हैं बेटा। एनसीईआरटी का डायग्राम समझ लेते हैं, ये वाला देखो। इन्होंने दो चीजें करी बेटा, दो चीजें करी। पहले तो इन्होंने पकड़ लिया, पहले एक्सपेरिमेंट में तो इन्होंने क्या ले लिया बेटा? पहले एक्सपेरिमेंट में तो इन्होंने ले लिया इकोलाई, ठीक है, और इसको किसके साथ इन्फेक्ट करवाया बेटा? इसको इन्फेक्ट करवाया ऐसे बैक्टीरियोफाज के साथ बाबू जिसका प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिवली लेबल्ड था, किसके साथ? S35 के साथ। और फिर दूसरा इकोलाई पकड़ा और दूसरे इकोलाई को इन्फेक्ट कराया बाबू ऐसे बैक्टीरियोफाज के साथ जिसका जो है डीएनए रेडियो एक्टिवली लेबल्ड था, किसके साथ? P32 के साथ। इसका डीएनए रेडियो एक्टिवली लेबल्ड था और इसका प्रोटीन रेडियो एक्टिवली लेबल्ड था।
तो 2 बैक्टीरिया पकड़े अलग अलग, और इस वाले बैक्टीरिया को तो S35 वाले वायरस से इन्फेक्ट करवाया जिसका प्रोटीन कोड लेबल्ड था, और इसको P32 वाले से इन्फेक्ट करवाया मतलब जिसका डीएनए लेबल्ड था। अब इनको जो कुछ छोड़ना है बैक्टीरिया में इन्होंने छोड़ दिया होगा, दोनों ने, इसने भी जो कुछ भी छोड़ना है छोड़ दिया, इन्फेक्शन हो गया। फिर हमने क्या करी, ब्लेंडिंग करी। ब्लेंडिंग में हमने क्या करा, वो हिस्सा जो नहीं गया था वो अलग कर दिया। फिर हमने क्या करी बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब बात आती है कंक्लूजन की। कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, इसको सुनना ध्यान से। अब पहले इस वाले का कंक्लूजन बताएंगे बेटा, फिर इस वाले का कंक्लूजन बताएंगे। पहले ये वाला ले लेते हैं। इसमें S35 वाले वायरस से इंफेक्शन करवाया, तो देखो रिजल्ट क्या रहा। सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने के बाद बाबू नीचे बनेगा प्रेसिपिटेट। सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने के बाद ये बन गया प्रेसिपिटेट, और ये ऊपर रहेगा बेटा जी सुपरनेटेंट। फिर इसे किससे एक्सपोज किया, एक्सरे से। तो एक बात तो हमने पहले पकड़ ली थी कि जहां रेडियो एक्टिव पदार्थ होगा वहां चमक होगी, चमकेगा। तो जब इस वाले एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने इकोलाई को S35 वाले से इन्फेक्ट करवाया है वायरस से, इसमें अल्टीमेटली सेंट्रीफ्यूगेशन कराने के बाद जब हम एक्सरे से एक्सपोज करेंगे तो बेटा चमक जो है वो सुपरनेटेंट में है, प्रेसिपिटेट में चमक नहीं है। और प्रेसिपिटेट में चमक नहीं है, फ्लोरोसेंस नहीं है, इसके क्या मायने हैं कि जो S35 है वो हमारा प्रेसिपिटेट में है ही नहीं। हमारा जो S35 है वो प्रेसिपिटेट में है ही नहीं। माने प्रेसिपिटेट में क्या था बेटा, प्रेसिपिटेट में इकोलाई था और वायरस का वो हिस्सा था जो इकोलाई में गया है, यानी कि S35 इकोलाई में नहीं गया। मतलब प्रोटीन कोड वायरस का इकोलाई में नहीं गया। अगर जाता तो चमक किस में होती, प्रेसिपिटेट में होती। सुपरनेटेंट में चमक होने का मतलब S35 ऊपर ही तैर रहा है, माने वो गया ही नहीं इकोलाई में। तो इससे हमें ये बात साबित हो जाती है कि प्रोटीन कोड नहीं जाता इन्फेक्शन के दौरान इकोलाई के अंदर। फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन देख लेते हैं। जब दूसरे एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन देखा तो यहां भी बाबू प्रेसिपिटेट बना और सुपरनेटेंट बना, पर यहां चीज उल्टी थी। यहां क्या था कि यहां भैया सुपरनेटेंट में कोई चमक नहीं थी और प्रेसिपिटेट में चमक थी। प्रेसिपिटेट में फ्लोरोसेंस है, और हम जानते हैं कि प्रेसिपिटेट में फ्लोरोसेंस होने का मतलब ये साफ साफ ये दिखा रहा है कि जो P32 है वो इकोलाई में गया है। भाई अब सुपरनेटेंट में चमक नहीं आ रही, यानी कि P32 सुपरनेटेंट में नहीं पड़ा हुआ, P32 इकोलाई में गया है। और P32 किस में था, डीएनए में। तो कंक्लूजन क्या कहता है, पहले एक्सपेरिमेंट में जब हमने S35 वाला वायरस लिया था तो चमक सुपरनेटेंट में थी, और सुपरनेटेंट में तो वायरस का वो हिस्सा होता है जो गया ही नहीं बैक्टीरिया में। यानी कि यहां से ये साबित हुआ कि प्रोटीन कोड वायरस का इन्फेक्शन के दौरान बैक्टीरिया में नहीं गया, और यहां सुपरनेटेंट में चमक नहीं थी, प्रेसिपिटेट में चमक थी। माने ये साबित हो गया कि डीएनए गया है इकोलाई के अंदर। और हम जानते हैं वायरस अपना कौन सा हिस्सा भेजना चाहेगा इकोलाई के अंदर, जिसके ऊपर उसको बनाने की पूरी इंफॉर्मेशन हो, और वो कौन होता है, जेनेटिक मटेरियल। तो बस लग गया ठप्पा। इस एक्सपेरिमेंट को किसी ने चैलेंज नहीं किया, और इस एक्सपेरिमेंट के बाद सबने ये मान लिया दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो ये दौड़ चालू हुई बेटा आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। 1926 से चालू हुई और जाकर कहां खत्म हुई, इन द ईयर 1952 विद द हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। So hence it is proved that DNA is the genetic material. I hope you got the lecture well, and with this we have proved कि DNA ही genetic material होता है। तो अब आप भी इस बात को मान लेना और मानो कि genetic material DNA है। Thank you.